हेलो, वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग, है ना? क्लास कर रहे हैं, एनसीईआरटी की डेली क्लासेस मिल रही हैं आपको। ठीक है। चलिए, अध्याय 11 में हमारा था इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। हड़प्पा के बारे में भी पढ़ा था कि कौन सी धातु सबसे पहले हड़प्पा में देखने को मिली है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है इसको, ये भी देखा था हमने, कुछ इसके बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे लोह युग की भी शुरुआत हुई थी, ये भी हमने देखा था। लोह स्तंभ के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने स्तूप के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, कि स्तूप क्या है, कैसे बनाए जाते थे। और और इसमें प्रदक्षिणा क्या था, और इसमें प्रदक्षिणा किसको बोलते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। वेदिका से क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। और इसके आगे फिर मैंने आपको पढ़ाया था स्तूप तथा मंदिर किस तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, क्या क्या इनका स्ट्रक्चर देखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि स्तूप तथा मंदिर, मंदिर कैसे उस समय, जैसे कि मंदिर मंदिर की चिनाई होती है। जैसे महाबलीपुरम का एक मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसे एकास्मिक मंदिर बोला जाता है। एकास्मिक मतलब का मतलब होता है मंदिर का एकास्मिक मतलब, उसको एकास्मिक इसलिए बोला गया था क्योंकि वो एक गुफा को काटकर उसकी बनाया गया था, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। गुफाओं को कैसे बनाया जाता था? ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग करके बनाया जाता था। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। पुस्तकों के बारे में, जो पुस्तक के बारे में भी मैंने आपको बताया था। दो दक्षिण के महाकाव्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था। जैसे सिलपद्दिकारम हो गया और दूसरा हो गया मणिमेखलई। ये दोनों ही जो महाकाव्य हैं, ये दक्षिण के महाकाव्य हैं। इनकी रचना, जैसे सिलपद्दिकारम की जो रचना थी 1800 साल पहले शुरू हुई थी, इलांगो कवि ने की थी। इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है कि इसमें किसकी प्रेम कहानी दी गई है, ये भी मैंने आपको बताया। आप भी कमेंट करके बताएंगे कि सिलपद्दिकारम में इलांगो इलांगो नामक जो कवि थे, उन्होंने इसकी रचना की थी और इसमें किसकी प्रेम कहानी दी गई है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। दूसरा महाकाव्य मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था इसमें मणिमेखलई, जिसके रचनाकार थे सतनार। सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें किसकी प्रेम कहानी थी, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये दोनों महाकाव्य जो थी, ये दक्षिण भारत से कनेक्टेड हैं। ठीक है, रिलेटेड हैं। ठीक है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। जो पुरानी कहानी थी, प्राचीन काल की जो कहानियां थी, उनका संकलन कैसे हुआ और वो आज तक कैसे बची रही। ठीक है, तो पढ़ेंगे इन पुरानी कहानियों में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, सीटेट में काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो चलिए, सीटेट का इसलिए मैं अभी बताती चल रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम आने वाला है। जिन्होंने भी पेपर 2 के फॉर्म भरा है, जिन्होंने पेपर 2 का फॉर्म फिल किया है, वो लोग क्लास को जरूर देखें, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। चलिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण कैसे हुआ था। ठीक है, तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो भारत में पहले से प्रचलित थी, क्या, यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। क्या, पुराण भी शामिल है। कहानियों के अंदर जो बताया गया है, इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या, पुराण का मतलब अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का मतलब होता है प्राचीन। ये क्वेश्चन बनता है और बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। राइट। कहीं मैंने आपको बोला था कॉपी ले लीजिए, और कॉपी में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। और बाकी मैं एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज नोट्स भी लेकर आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए और समझिए। पहले आप जब कंसेप्ट को समझ लेंगे ना, तो क्वेश्चंस को इजीली लगा पाएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। ये देखो दे रखा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि पुराणों में किसकी, पुराणों में शिव विष्णु शिव दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। देखो, अब आपको पता चला, पुराण पढ़ के तो आप निकल जाते होंगे, पुराण है पुराण है पुराण है, इस तरीके से, है ना। तो पुराण क्या है? पुराण एक कहानी की तरह है। पुराण एक कहानी की तरह है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ठीक है। प्राचीन मतलब पुराना। पुराणों में किसकी कहानियां हैं? अब बात आती है किसकी कहानियां हैं। विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी हैं। ठीक है, हम लोग पूजा करते हैं ना, जैसे गणेश चतुर्थी आता है,
और जैसे दुर्गा पूजा आती है, उनकी विधियां होती हैं, वैसे ही इन्हीं देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई हैं इसमें पुराण में। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। कहने के मतलब ये आता है कि पुराण में भगवान जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, देवी देवताओं से कहानियां भी हैं और इनकी विधियां भी हैं। और इसके अलावा संसार की सृष्टि उस समय किस तरीके से सृष्टि हो रही थी वो, और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। पॉइंट ऐसे बनता है, ठीक है। तो देखते हैं और आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें पुराण में। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। अब बात आती है कि जब ये कहानियां लिखी गई थी तो ये जो पुराण है किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना, क्या भाषा थी इसकी। तो संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। किसमें? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। क्या? सुन और समझ सके। वेरी इंपोर्टेंट, सुन और समझ सकें, ठीक है। तो स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे, ठीक है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। अब देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन रहा है, मैं बताती हूँ आपको। देखो देखो अधिकतर पुराण तो अभी हमने पढ़ा कि किस किस की मतलब कहानियां हैं, देवी देवताओं की कहानियां हैं, राजा के बारे में भी लिखा है, उस समय के जो समाज में जो सृष्टि चल रही थी, समाज था, उसके बारे में भी लिखा गया है, ठीक है। दूसरी बात, ये लिखा गया तो कौन सी भाषा में? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए पुराण, ठीक है। तो पुराणों को जिससे सब उन्हें क्या कर सकते थे? सुन और समझ सके, ठीक है। जब वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए तो उनको सुन भी सकते थे और समझ भी सकते थे। बात यहाँ पर आती है कि स्त्री या सूद जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि स्त्रियां और सूद जिन्हें वेद पढ़ने की, मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल में, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर वो पढ़ लें। उसमें दिया हुआ है कि स्त्रियां और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद हमारे चार थे, ऋग्वेद, आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। चार वेद थे, जिन चार वेदों को स्त्री तथा शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। तो आगे चल के जब पुराण लिखे गए तो पुराणों को सुन और समझ सकते थे, और जिन्हें स्त्रियां तथा पुरुष, स्त्रियां तथा शूद्र की बात की गई, जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी वेदों को, वो भी पुराणों को सुन सकते थे। कितनी अच्छी बात यहाँ पर आई है पुराणों के बारे में कि स्त्रियां और शूद्र भी अब पुराणों को सुन सकते थे। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि स्त्रियां तथा शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे, क्या पुराणों के बारे में भी यही मान्यता थी? नहीं, क्योंकि स्त्रियां और शूद्र पुराण क्या कर सकते थे? पुराण भी सुन सकते थे। वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराणों को सुनने की अनुमति थी, ठीक है। और पुराणों का पाठ पुजारी क्या करते थे? मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनते थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों का पाठ जो है पुजारी कहाँ करते थे? मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, इतना समझ में आया आपके? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसको, तो मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे तो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे तब, ठीक है। तो दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों, इसमें बताया गया है महाभारत कौरवों, आगे देखिए, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है, भगवत गीता के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, महाभारत की बात की गई है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण भी है, ठीक है। देखो जब मैंने ये बात कही थी, दक्षिण में हमने क्या देखा था? दो महाकाव्य देखी थी ना, मणि मेखलई और कौन सा? सिलपदिकारम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी दो महाकाव्य देखे जाते हैं, महाभारत और रामायण,
ठीक है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनता है कि महाभारत और रामायण क्या थे, महाकाव्य थे। किस भाषा में थे, संस्कृत भाषा में थी, राइट, यहाँ से बना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो महाभारत था किस किस के बीच में हुआ था, महाभारत कौरव और किसके, पांडवों के बीच में होता, कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस महाकाव्य में महाभारत क्या है, एक कहानी है। ठीक है, महाकाव्य महाभारत क्या है, एक कहानी है, किसकी, कौरव और पांडवों की। तो ये युद्ध क्यों हुआ था, इस युद्ध की क्या वो थी, विशेषता क्या थी, युद्ध क्यों हुआ ये। इस युद्ध का उद्देश्य ये था कि पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हस्तिनापुर की राजधानी क्या थी, पुरु पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में पाते हैं वह करीब 1500 साल पहले, मतलब ये कहानी बहुत पुरानी है। ठीक है, जब ये हुई थी तब ये ऐसा कुछ था नहीं वहां पर, और ये लिखी गई थी बाद में, बहुत बाद में लिखी गई थी, मतलब कि आज से 1500 साल पहले लिखी गई। ठीक है, समझ में आया। इसमें किसकी कहानी है, कौरव और पांडवों की कहानी है, जिसका उद्देश्य था पूर्व वंश की हस्तिनापुर, राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। ठीक है, और बाद में ये पहले नहीं लिखी गई थी, बाद में बहुत समय बाद लिखी गई थी, आज से 1500 साल पहले लिखी गई थी। पुराण और महाभारत दोनों को ही, अब यहाँ पर आता है कि पुराण और महाभारत किसने लिखा था। ठीक है, किसने संकलित किया था, तो वो एक व्यास थे, उनका नाम था, व्यास नाम के ऋषि ने। ठीक है, एक ऋषि थे जिनका नाम था व्यास। तो क्वेश्चन बनता है कि पुराण और महाभारत किसने लिखे थे, व्यास नाम के ऋषि ने लिखी थी। ठीक है, संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। अब क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता किसका पार्ट है, भगवत गीता महाभारत में है। ठीक है, महाभारत का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में बता चुकी हूँ, आप देख लीजिए, क्लासेस दी हुई है लास्ट में। ठीक है, अब आते हैं हम रामायण के बारे में, ये भी एक महाकाव्य जो संस्कृत में है। ठीक है, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। अभी मैंने बताया था कि महाभारत जो हुआ था वो कौरव और पांडव के बीच में होता, और रामायण की जो कथा थी वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। तो राम कहाँ से थे, कौशल के थे। ठीक है, ध्यान रखिए। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण किया था। बिल्कुल सीधी सी बात है, इजली ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है, सीता का अपहरण किसने किया था, सीता को उठा के कौन ले गया था, रावण। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी, वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या है, अयोध्या। ठीक है, तो कौशल के राजकुमार थे और कौशल की राजधानी अयोध्या में वो लौटे विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी को लेकर। महाभारत की ही तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अब दोनों कहानियों के लेखक अलग अलग थे। महाभारत जो लिखा गया वो व्यास नाम की ऋषि ने लिखा, और जो रामायण को लिखा वो वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि देखो, ये इसके जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं रामायण के। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, इजली था ये टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। अलग अलग करते हैं, इनका रोल निभाते हैं लोग। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा सा और देखते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग, जनता, आम लोग की कहानियां कहते थे, आम लोग भी कहानियां कहते थे। कविताओं और गीतों की रचना करते थे। क्या करते थे, कविताओं और गीतों की क्या करते थे, रचना करते थे। गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। मतलब इसके अलावा ना उस समय कुछ जातक और पंचतंत्र की कहानियां भी थी जो लिखकर सुरक्षित की गई। कौन सी कहानियां, जातक और पंचतंत्र की कहानियां भी हैं। ठीक है, जातक और पंचतंत्र की कहानियां भी हैं। अब जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। बिल्कुल, जातक कथा किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसीलिए इन कथाओं को अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता चित्रों में दर्शाई गई है, अजंता की गुफाओं में। ठीक है, इनकी कहानियों को। ठीक है, स्तूपों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए
बंदर राजा की कहानी, इस कहानी को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग कहानी है। बिल्कुल। देखिए आप लोग ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें क्लास को। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैम को मोटिवेट कैसे मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं किस तरीके से क्लास कर पाऊंगी, मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में, कि मुझे ऐसा लगेगा कि आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है। ठीक है। और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री ये पढ़ना सबके लिए मस्ट है, चाहे वो ऑल टीचिंग एग्जाम हो गए या अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए या आपके सीटेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, कोई भी, जैसे यूपी में आपका आरओ एआरओ का एग्जाम हो गया, डीएसएसबी का एग्जाम हो गया, केवीएस का हो गया, पीजीटी का हो गया, इन सभी में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है। आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस अच्छा करती है। ठीक है। चलिए हम बंदर राजा की कहानी अब पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। और शेयर करते रहेंगे तो नए स्टूडेंट्स को भी क्लास मिलेगी। अगर आप नहीं इतना कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को तो शेयर करें, जिनको नीड होगी वो अपना क्लास देखेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल होगी ये क्लास। ठीक है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। बंदरों का एक महान राजा। ठीक है। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। ठीक है। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। हिमालय की बात की गई, हिमालय पर गंगा के किनारे एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंचा। कहाँ पहुंचा? वाराणसी। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। ठीक है। चलिए ले गए, फिर क्या होता है? वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला लिया। ठीक है। तो क्या मार डालने का फैसला लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े जा रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। ठीक है। तो देखो, पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। ठीक है। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। ठीक है। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। मध्य भारत की बात की गई है। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। पुरातत्वविदों ने इस चित्र को देखा है और वहां पर लिखा भी है। जैसे ये चित्र दे रखा है ना, ये आम का पेड़ है, ये बरहुत के उस पे मिला है। आ सकता है ये क्वेश्चन सीटेट में ऐसे आ सकता है, कुछ ऐसा पॉइंट दे देंगे और फिर पूछेंगे कि कहाँ के स्तूप, कहाँ के किस जगह मिला है। तो मध्य भारत में देखो यहाँ पर लिखा है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको लगता है यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, बन जाते हैं क्वेश्चन। मैंने दिया है पेपर, मुझे पता है क्वेश्चन बनते हैं। देखो मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से कहा मिला? मध्य भारत के बरहुत के, ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो ऑप्शन में क्या होगा? मध्य भारत में बरहुत के एक राजा बंदर की कहानी। तो कहाँ पर दिखाई गई है? ऐसे ही दे देंगे, एक बंदर राजा और एक राजा की कहानी आम की। ठीक है। तो ऐसे दे देंगे मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से यहाँ पर जानकारी इससे मिलती है। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से, राइट, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया दो महाकाव्य, संस्कृत में आपको बताए महाभारत और महाकाव्य। महाभारत की रचना किसने की, महाकाव्य की रचना, महाभारत और रामायण की रचना किसने की। जैसे कि इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की थी और महाभारत की रचना एक ऋषि थे व्यास, उन्होंने की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, देखिए एक क्लास में पॉसिबल नहीं होता है पूरा मुझे कराने के लिए, तो विज्ञान की पुस्तकें क्या कहती हैं हम आगे चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। शून्य शून्य और आयुर्वेद के बारे में कि इनकी पुस्तकें क्या कहती हैं, अनेत्र के बारे में, ये सब जो है ना मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है।
कल की क्लास में कराऊंगी, अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं होता है। तो आज तक मैं इस क्लास में कितना पढ़ा चुकी हूँ देख लीजिए आप लोग, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। टेंशन ना लीजिए, अब मैं चैप्टर वाइज नोट्स बना के लाऊंगी सभी के। आपके देखो नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, देखो कितने अच्छे से मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ कि आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो रहे हैं और चैप्टर वाइज नोट्स भी मैं आपको करवा दूंगी। तो इजिली आप आराम से अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज मैम का मोटिवेशन दें, मैम को मोटिवेट करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय, हम इसी चैप्टर 11 के साथ मिलेंगे अगले टॉपिक की तरह। विज्ञान में पुस्तकें जो हैं उसके बारे में हम आपको कल बात करेंगे हम आपसे। और चैप्टर को आगे भी पढ़कर आइएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो मैम से शेयर कीजिएगा। और अगर आप जिस तरीके से चाहते हैं मैम उस तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। वैसे जो मेरा पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है, जिससे आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बिल्कुल पढ़ रही है और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी की आप, ठीक है। तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मोटिवेट करेंगे, जैसे मैंने पहले बोला था ना, मैं शॉर्ट के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ा पाती थी। फिर मैंने आपको बोला कि मोटिवेट करें, आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। फिर मैं आपके लिए मैंने बोला था कि एनसीईआरटी चैप्टर वाइज लेकर आऊंगी, तो एनसीईआरटी चैप्टर वाइज भी लेकर आई हूँ। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं फेस टू फेस भी आपको पढ़ाऊंगी आकर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। डेली पढ़िएगा, एक भी दिन गैप मत कीजिए। एक दिन गैप करने का मतलब होता है कि आपने महीने के 5 दिन खराब कर दिए, ठीक है। तो डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ डेली पढ़िए, अपने दिन को वेस्ट मत जाने दीजिए, अपने समय को वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आता है। और जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो हमेशा आपके काम आएगा और आपके एग्जाम भी क्वालिफाई होंगे। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और भगवान गॉड की कृपा से, भगवान से मेरी यही प्रे है कि आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय, बाय बाय, टेक केयर।